हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चंस भी आपको खुद ही ट्राई करने हैं। हमेशा बोलती हूँ मैं कि खुद ही कोशिश किया करो, ऐसा सोच के कोशिश किया करो कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये जस्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं फटाफट से पढ़कर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल, अगर एक बच्चा जो है स्कूल से डरता है तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, किस तरह का बच्चा हो जाएगा? वो पंक्चुअल होगा, रेगुलर होगा, ओबीडियंट होगा या फिर ट्रुएंट होगा, यानी कि वो अनुपस्थित रहने वाला, या फिर इसका मतलब हो सकता है कामचोर हो या फिर आवारा घूमने वाला, इस तरह से। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है कि चाइल्ड अगर डरता है स्कूल से तो ऑब्वियसली वो पंक्चुअल भी नहीं होगा, रेगुलर भी नहीं होगा, ओबीडियंट भी नहीं होगा, बल्कि वो अनुपस्थित रहना स्टार्ट कर देगा स्कूल से। क्योंकि वो स्कूल से डरता है तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा कि वो किस किस टाइम पर बचे कि उसको स्कूल ना जाना पड़े। तो ऐसा बच्चे के साथ हो सकता है। नेक्स्ट है, which is the age in which a child laughs less and smiles more, that is he has learned to control his emotions। तो कौन सी एज है जहां पर बच्चा जो है वो हंसता ज्यादा है, हंसता कम है, और स्माइल मोर मतलब जोर जोर से हंसना। देखो लाफ होता है एक तो वर्ड, और एक होता है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, है ना, जस्ट ऐसे मुस्कुराना। और हंसना मतलब होता है, इसकी पिक्चर तो मैं कैसे बनाऊं, ऐसे ऐसे बना सकती हूँ, दांत निकाल के हंसना, एक तरह से ठाके मार मार के हंसना जोर जोर से। ठीक है, तो कौन सी एज है जहां पर बच्चा जो है इस तरह से ठाके मार मार कर कम हंसता है, लेकिन वो स्माइल ज्यादा करता है। ठीक है, मुस्कुराता ज्यादा है, क्योंकि उसको अपने कंट्रोल करना आ जाता है, अपने इमोशन। उसको पता होता है कि कहाँ पब्लिकली कैसे उसको बिहेव करना है। अगर सपोज कोई बच्चा गिर गया, सीढ़ी से गिर गया, कैसे भी गिर गया, तो कई बार हम बच्चे होते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं, गिर गया इस तरह से। लेकिन इस एज में आके बच्चे को पता होता है कि उसे कहाँ पर अपना इमोशन जो है ये हंसने वाला कंट्रोल करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेबीहुड होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेटर चाइल्डहुड होगा, या फिर एडोलेसेंस होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा इस तरह का कंट्रोल जो है वो सीख जाता है। आपने पियाजे के स्टेज को भी पढ़ा होगा, यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा आ जाता है, कॉग्निटिवली काफी मैच्योर हो जाता है यहाँ पर। तो बेबीहुड और अर्ली चाइल्डहुड का नाम ही नहीं लेंगे। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि बच्चा बस ठाके लगा लगा के हंसता है, उसको नहीं पता होता है कि कहाँ पर हमें स्माइल करनी है, कहाँ पर हमें लाफ करना है। लेकिन लेट चाइल्डहुड का बच्चा जो है ये चीज समझ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एडोलेसेंस नहीं होगा, क्योंकि एडोलेसेंस में जाकर ये चीजें नहीं आती है, उससे पहले ही आ जाती है, शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हाँ, हो सकता है एडोलेसेंस जो है वहां पर जाकर भी ऐसा बिहेव करते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे एडोलेसेंस करते हैं। लेकिन लेट चाइल्डहुड ऐसी स्टेज होती है जहां पर वो सीख जाते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। तो जो ये मनोदशा है, मूड्स बेसिकली मनोदशा को बोलते हैं, तो ये किसके दौरान बनते हैं? आपके सामने अगेन स्टेजेस दी हुई है डेवलपमेंट की, तो आपको बताना है। देखिए मूड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कभी हम हैप्पीनेस के मूड में रहते हैं, कभी हम एंगर के मूड में रहते हैं। बेसिकली हमारे जो मूड्स हैं वो हमारे इमोशनल स्टेटस को दिखाते हैं एक तरह से, कि हम कौन से इमोशनल स्टेटस के अंदर हैं। तो ये कह रहे हैं कि कब बन जाते हैं मूड्स प्रॉपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इन्फेंसी, एडोलेसेंस, अडल्टहुड और चाइल्डहुड। क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है कि कब वो बन जाते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक तरह से वो स्टेबल हो जाते हैं, वो फ्लक्चुएट नहीं करते हैं कभी इधर कभी उधर, ये वाला चीज नहीं होती, उनकी स्टेबिलिटी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है इन्फेंसी नहीं होगा, ऑब्वियसली बहुत छोटा बच्चा होता है। यहाँ पर चाइल्डहुड भी नहीं होगा। यहाँ पर मूड्स की बात है जो कि स्टेबल हो जाते हैं, तो ये होते हैं स्टेबल एडोलेसेंस में जाकर। मतलब किशोरावस्था में बच्चे जो है हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, इनके मूड जो है उनके बहुत ज्यादा स्विंग भी होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्यूबर्टी की एज होती है तो मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर एक मूड स्विंग जो होता है ना वो यहाँ पर होता है, और मूड भी बन जाते हैं। देखो चाइल्डहुड का जो बच्चा होता है ना, उसका जो मूड होगा वो कंटिन्यू नहीं रख पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। अगर एक बच्चा उदास है चाइल्डहुड में, तो ऐसा नहीं है कि वो 2-3 दिन तक उदास ही रहेगा, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बच्चा क्या होता है कि आप एक पल उदास है तो अगले ही पल वो खुश हो जाता है, खेल कूद में या दूसरों के साथ या मम्मी पापा के साथ। पहले लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा करके फिर वही थोड़ा सा रूसेगा, उसको मना लिया जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन एडोलेसेंस जो होते हैं यहाँ पर ये मूड जो है स्टेबल हो जाते हैं। उनको पता होता है कि अगर वो एंगर वाले मूड में है तो काफी देर तक उस एंगर के मूड में रह सकते हैं। अगर वो हैप्पीनेस वाले मूड में है तो काफी दिन तक वो उस हैप्पीनेस के मूड में रहते हैं। अगर वो किसी से नाराज हैं, है ना, तो नाराजगी भी शो करते हैं काफी लंबे टाइम तक, तो वहां पर स्टेबिलिटी काफी आ जाती है मूड्स की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूड स्विंग्स की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट है,
द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, जो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड, जिसके मम्मी पापा जो है उसको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, हर चीज में प्रोटेक्ट करते हैं, स्कूल में भी बिल्कुल डेस्क पर ही बिठाकर आएंगे, आते वक्त भी बिल्कुल वहीं समय से पहले पहुंच जाते हैं, वहीं से लेकर आते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो बच्चे को बहुत ही हाथ पकड़ कर रखते हैं हर जगह पर, ठीक है, बच्चा किसी से बात करता है तो उसको बात नहीं करने देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेडनेस होती है यहाँ पर। तो ये कब इस तरह के बच्चे जिनको बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड किया जाता है वो क्या बन जाते हैं, वो क्या शो कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी या नेगेटिविटी, ठीक है, तो देखो अपरिपक्वता तो नहीं होगी, परिपक्वता तो एज के साथ आ जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ओवर प्रोटेक्टिव होगा तो इमेच्योरिटी आएगी ही नहीं, सॉरी मैच्योरिटी आएगी ही नहीं। नेगेटिविटी नहीं होगी, मतलब क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड है ना, यहाँ पर कुछ उसके साथ नेगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन वही है कि प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि बच्चा आपको एग्रेसिव लगे, आक्रामक हो सकता है बच्चा। क्यों होगा आक्रामक? देखो नेगेटिविटी और आक्रामकता में बहुत फर्क होता है। नेगेटिविटी मतलब आपके थॉट्स में हो सकते हैं कि वे क्या रे कैसे हैं, ये ऐसे लोग हैं, इस तरह से, ये नेगेटिव बिहेवियर होता है। लेकिन क्योंकि बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, तो बच्चे नेगेटिविटी से ज्यादा एग्रेसिव नेचर शो करते हैं अपना, तो बच्चों को लगेगा क्यों मुझे हर चीज पे रोक टोक कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो गुस्सैल हो जाएंगे, है ना, गुस्सा करेंगे हर चीज के ऊपर, मम्मी पापा पर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी और पर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्रेसिव बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है। डिफेंसिव नहीं होगा क्योंकि रक्षा तो पहले ही चल रही है, तो रक्षा तो ज्यादा करना ही नहीं चाहेगा अपनी, बेसिकली वो चाहेगा कि उसको थोड़ा खुला छोड़ो, हर बार उसके मतलब उसके आगे पीछे मत घूमो, हर तरह से उसको बिल्कुल जकड़ कर मत रखो, है ना, वो आजादी चाहेगा और उसमें उसको जो है गुस्सा आना लाजमी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए टीचर कन्फ्रंटेड विद फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल शुड, तो एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की ओर से लगातार भावनात्मक प्रकोप का सामना करना चाहिए, कैसे? उन पर की गई मांगों की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए, यानी कि कंसीडर द सुटेबिलिटी ऑफ डिमांड्स मेड अपॉन देम, उन पर जो भी डिमांड की गई है उसकी सुटेबिलिटी कितनी है, क्या वो डिमांड सही है गलत है, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अलाउ देम टू रियलाइज टेंशन इन दिस वे, ठीक है, उन्हें इस तरह से तनाव का एहसास करने की अनुमति दो कि फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं तो आप करने दो जो भी है। लेट देम एक्सप्रेस दिस आउटसाइड द क्लास, या फिर उनको इस चीज को जो उनका इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, जो इमोशनल मतलब कह सकते हैं ना एकदम से गुस्सा आ गया, इस तरह की चीजों को क्लास के बाहर उनको एक्सप्रेस करने दें, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये बताना है कि एक टीचर कन्फ्रंटेड विद फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, ठीक है, अगर टीचर को इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही है इमोशनल आउटबर्स्ट, तो ऑब्वियसली टीचर को कंसीडर करना चाहिए कि जो डिमांड्स उसने बच्चों के ऊपर की है क्या वो सुटेबल है भी या नहीं है, तो यानी कि उन पर की गई मांगों की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए टीचर को, अगर उसको इस तरह के इमोशनल आउटबर्स्ट का सामना करना पड़ रहा है पीपल्स की तरफ से, यानी कि शिक्षार्थियों की तरफ से, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उनको ये देखना चाहिए कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो किस तरीके की कर रहे हैं और उसकी वजह से जो इमोशनल आउटबर्स्ट आ रहा है वो किस तरीके का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट ऑन, तो एक आइडियल टीचर जो होता है उसको किस चीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए? टीचिंग मेथड्स पर, अपने सब्जेक्ट पर जो कि उस पढ़ा रहा है टीचर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है उसका, ऑन स्टूडेंट इन देयर बिहेवियर, स्टूडेंट पर उनके बिहेवियर पर, या फिर ऑन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पर ही। टीचिंग मेथड्स पर भी ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है, बच्चे और उनके बिहेवियर पर भी ध्यान दे रहा है। जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वो इस तरह का था ना कि आप बच्चे का जो बिहेवियर है उसको भी आपको मॉनिटर करना ही करना है। अगर इमोशनल फेजेस उसके कुछ ज्यादा ही आपको शो देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही जल्दी आउटब्रेक हो जा रहा है जिन चीजों का, तो उन चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो डिमांड्स है बच्चों के प्रति वो कितनी सुटेबल है कितनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मोटिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी इज टू, तो जो हमारा पाठ्यचर्या के लचीलेपन की अवधारणा का मकसद है, यानी कि आप करिकुलम में चेंज कर लेते हैं, कभी भी फिक्स्ड नहीं है ना कि हम कहते हैं कि ये करिकुलम बना दिया अब पूरे इंडिया में पूरी मतलब जिंदगी भर यही करिकुलम चलेगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी का एक स्कोप रखते हैं कि मतलब करिकुलम को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये है
तो बेसिकली इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसका क्यों हम लेके आए इसको, बेनिफिट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को डिसेबल करने बेनिफिट करने के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए, रिजर्व कास्ट को बेनिफिट करने के लिए, या सभी को। ठीक है, अब देखो ये इस जैसे तो कुछ भी नहीं होता कि हम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं इसलिए हम करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जो दिव्यांग छात्र हैं, यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट ने लिया है लेकिन आप जो वर्ड है वो आप यूज करेंगे दिव्यांग, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको लाभ पहुंच सकता है अगर आप करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड्स हैं, जैसे आपको पता है ना पहले इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था, स्पेशल स्कूल्स का अलग से था, तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई, करिकुलम में इसको कंसिडर किया जाने लगा क्योंकि ये डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए जरूरी है कि हम इसमें चेंजेस लाएं, एजुकेशन सिस्टम में, करिकुलम में भी चेंजेस लाएं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहां पर सही मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल कंसिडर्ड ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है एक टूल नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ये आपको बताना है। तो ओरल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब देखो हम टूल किससे कह रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई स्टैंडर्डाइजिंग टेस्टिंग नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग जो होती है, मानकीकृत परीक्षण जिसको बोलते हैं, वो समेटिव असेसमेंट में होता है। ठीक है, तो ओरल क्वेश्चन कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, असाइनमेंट भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, प्रोजेक्ट भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, एमसीक्यू जो है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं और वो आते भी हैं। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम्स की वो ले लो या फिर किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में यूज होते हैं। तो यानी कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं होंगे, ओरल क्वेश्चन, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से। नेक्स्ट है एब्सेंटिज्म, यानी कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं उनको आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चे हैं, 40 में से आपने देखा 5 बच्चे जो है इनका हमेशा चलता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप केवीएस में जाएंगे या फिर किसी आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एब्सेंटीज वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है। बच्चे महीने महीने गायब हो जाते हैं, है ना, गांव चले जाते हैं, जो भी उनके रीजंस होते हैं। तो बताइए क्या आप किस तरह से इसको टैकल करेंगे? आप अपनी टीचिंग से इसको टैकल करेंगे, पनिशिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को पनिश करेंगे, उनको स्वीट्स देंगे या उनके पेरेंट्स से जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, शिक्षण द्वारा कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट, गिविंग द स्वीट्स एंड पनिशिंग द स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर क्या होगा, बच्चा एब्सेंट क्यों हो रहा है ना, इसके पीछे के कारणों को जानना पड़ेगा। अगर बच्चा जो है आपकी टीचिंग से प्रभावित नहीं है तो ऑब्वियसली वो एब्सेंट होना शुरू कर देगा, मतलब ये हम मानकर चलते हैं सिस्टम में। ठीक है, ये पनिशमेंट और गिविंग द स्वीट्स तो नहीं होगा। अब बात ये है कॉन्टेक्टिंग द पेरेंट्स और टीचिंग। तो हमारा पहला काम तो ये होना चाहिए कि बच्चा इतना एब्सेंट हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि माता पिता के साथ हमें संपर्क करना है। ठीक है, कॉन्टेक्टिंग द पेरेंट्स, आप पहले जाकर माता पिता से संपर्क करोगे कि भाई आखिर रीजन क्या है उसके एब्सेंट होने का, बच्चा अनुपस्थित क्यों हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम टीचिंग को क्यों नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ टीचिंग जो है इसका उपाय नहीं हो सकता है। कई बार बच्चे की और भी कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है बच्चा आपसे पढ़ना चाहता है लेकिन घर की कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो इस केस में जो है आपको एक तरह से पहले कॉन्टेक्ट करना होगा पेरेंट्स के साथ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है एब्सेंटीज की। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करके ही आप उसको टैकल कर सके, और अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर आप टीचिंग पर जाएंगे कि मतलब अगर कोई रीजन वैसे वाला है कि ठीक है टीचर को पसंद नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर टीचिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन का क्या मतलब है, अनुशासन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, सीवियर पनिशमेंट, ओबीडियंस या फिर गोइंग बाय द रूल्स। ठीक है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑब्वियसली सीवियर पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट बिहेवियर तो नहीं होगा क्योंकि हमारा डिसिप्लिन से मतलब है, यानी कि अनुशासन। अनुशासन कब आता है, जब आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं कि जब आप अपने आप अनुशासित हो जाते हैं तो कहते हैं कि फिर वो अंदर से आता है, फिर बाहर से कोई हमें रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका एक तरह से अंदर आंतरिक रूप से डिसिप्लिन आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप नियमों का पालन करेंगे, है ना, नियमों का पालन करने से ही डिसिप्लिन आता है। अब जैसे ट्रैफिक के नियम है, अगर वो आप कितना ही बाहर से हम, हालांकि उसमें पनिशमेंट वगैरह ये सारी चीजें भी मिलती हैं, लेकिन स्टिल अगर आप रूल्स के साथ चलेंगे तो आप कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन में हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है जब आप किसी भी रूल के साथ चलते हैं। सिर्फ आज्ञा पालन डिसिप्लिन नहीं होता है, मतलब ये ठीक है टीचर ने कहा कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ठीक है आप ऐसे हो जाओ, ये ओबीडियंस, आज्ञाकारिता डिफरेंट सेंस में होती है। रूल्स के साथ चलना डिसिप्लिन डिफरेंट चीज में होता है। डिसिप्लिन है ठीक है आप नॉर्मल एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, अब टीचर ने आपको कहा नहीं है, आज्ञा कुछ दी नहीं है तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल लाइन में टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कभी लाइन से बाहर निकल जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रूल्स के साथ चलेंगे, आपको पता है कि लाइन में हमें कैसे चलना है, एक प्रॉपर तरीका होता है, हम उसके साथ ही चलेंगे। आप अगर रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप जो है डिसिप्लिन में हैं। तो डिसिप्लिन इज गोइंग बाय द रूल्स।
So guys, this was the video for today. I hope you like it and thank you for watching the Zorawar classes.